अगर हम बात करें तो हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी, उस हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमने सबसे पहले कौन सा हार्मोन, एक तो था ग्रोथ हार्मोन, फिर उसके बाद कौन सा था, अगर हम बात करें तो टीएसएच हार्मोन, फिर उसके बाद थर्ड हार्मोन अगर हम बात करें तो कौन सा था, ACTH, और फोर्थ हार्मोन कौन सा है, GTAP। पी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्रोलैक्टिन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हार्मोन कौन सा हो गया, अगर हम बात करें तो कौन सा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट हार्मोन के बारे में बात करें तो क्या, MSH हार्मोन। और इसी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का 7 हार्मोन है जिसको हम कहते हैं क्या, अगर हम बात करें तो सोमेटोट्रोपिन, अगर हम बात करें तो कौन सा हार्मोन, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो था क्या, 7 हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके ये टोटल 7 हार्मोन है। इन 7 हार्मोन को हमें एक एक को क्या करना है, अब डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, GH को। किसको डिस्कस करेंगे, GH को। तो ये तो आपने लिख ही लिया था कि हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इनमें से सबसे पहला हार्मोन हम डिस्कस करेंगे कौन सा हार्मोन, GH। तो हेडिंग डाल लीजिएगा GH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन। सभी हेडिंग डाल लीजिए। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, याद रखिएगा, जिससे के बारे में हम डिसऑर्डर में भी डिस्कस करेंगे। लिख लिया सभी ने GH? आप थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिएगा सबसे पहला हार्मोन हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, कौन सा, GH हार्मोन। ठीक है, बस सुनते जाइएगा, ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा। कि अगर हम बात करें तो इसकी अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो फुल फॉर्म तो ये बहुत हो गई क्या, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो फुल फॉर्म हो गई क्या, ग्रोथ हार्मोन। अब जरा इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमेशा में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जब भी आपको हार्मोन लिखूं तो उस हार्मोन को आपको फ्रंट से नहीं पढ़ना है। फुल फॉर्म लिखने के बाद उस हार्मोन को आप कैसे पढ़ेंगे, बैक से पढ़ेंगे। तो वहां पर पढ़िए वह हार्मोन जो क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। अगर आप हार्मोन को बैक से पढ़ते हैं तो हार्मोन को जब आप बैक से पढ़ेंगे तो उस कंडीशंस के अंदर वो हार्मोन अपना फंक्शन खुद ही बताएगा। क्योंकि इन हार्मोन को जब बनाया गया या इनकी जब लिखा गया तो इनको इस तरह से लिखा गया है कि ताकि ये इनको फुल फॉर्म को पढ़ने पर ये फंक्शन अपने आप खुद ही बता सके। इनका फंक्शन कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वह हार्मोन जो क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, GH हार्मोन कहते हैं। बाकी हार्मोन में भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो देखिएगा इसकी कॉन्सेप्ट किस तरह से रहता है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मैंने एक नाम दिया था, इसको हमने कहा था मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्या कहा था, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। तो ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है, उस हाइपोथैलेमस और इसी हाइपोथैलेमस जो होता है इसके नीचे एक ग्लैंड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हो गई इसके नीचे क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा, या फिर अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस। अब देखिएगा यहाँ पर GH है, तो इसको हम इस तरह से ग्राफ के द्वारा बनाए तो हाइपोथैलेमस जो होता है एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम क्या कहेंगे, GHRH। GHRH की अगर फुल फॉर्म आप लिखें तो यही फुल फॉर्म हो जाएगी क्या, अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन। क्या, ग्रोथ हार्मोन। R से क्या रहेगा, अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, रिलीजिंग हार्मोन। तो इसको हम कहते हैं क्या, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको बैक से पढ़ो, वह हार्मोन जो रिलीज करवाएगा क्या, GH। वह हार्मोन जो रिलीज करवाएगा क्या, GH हार्मोन, उसी को हम क्या कहते हैं, GHRH। कोई आपसे पूछे GHRH का फंक्शन क्या है तो आप कहेंगे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना ही क्या है, GHRH का फंक्शन है। समझ आ गई बात को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगला क्वेश्चन जो आता है वो यह आता है कि GHRH हार्मोन सिंथेसिस बाय द, क्वेश्चन GHRH हार्मोन सिंथेसिस बाय द हाइपोथैलेमस। क्लियर है। जैसे ही हाइपोथैलेमस के द्वारा GHRH रिलीज होगा तो उस कंडीशंस के अंदर ये GHRH क्या करेगा कि यहाँ पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर सेल प्रेजेंट होती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती है उन सेल्स को हम कहते हैं कौन सी सेल, सोमेटोट्रोफ सेल्स।
कौन सी सेल्स कहते हैं? सोमेटोट्रोफ सेल्स। तो जब ये GHRH हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हमने कौन सी ग्लैंड माना था? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो GHRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जब सोमेटोट्रोफ सेल्स जो होती है, इन सोमेटोट्रोफ सेल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट। और सोमेटोट्रोफ सेल्स स्टिमुलेट होगी तो इन्हीं के नाम से रिलेटेड ऐसा ही नाम का एक हार्मोन रिलीज करेगी, और वह हार्मोन होगा कौन सा हार्मोन? वो होगा कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि सोमेटोट्रोप सेल क्या रिलीज करेगी? सोमेटोट्रोपिन। अब सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो होता है इसी को हम कहते हैं क्या? GH। क्या कहते हैं? GH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन। यानी कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को ही हम क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन। यहां पर हार्मोन के जब तक आपको अदर नेम याद नहीं होंगे तब तक एंडोक्राइन में आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जिस तरह से यहाँ हर चीज का अदर नेम याद होना चाहिए। अगर हमने बात की कि ग्रोथ हार्मोन का अदर नेम क्या है? सोमेटोट्रोपिन। वैसे आपको मैं बता दूं कि सोमेटो का मतलब जनरली होता है बॉडी से रिलेटेड। क्या? बॉडी से रिलेटेड। और ट्रोपिन, जिस भी हार्मोन के पीछे अगर एंडोक्राइन सिस्टम में जिस भी हार्मोन के पीछे अगर ट्रोपिन वर्ड यूज हो गया, कौन सा वर्ड? ट्रोपिन वर्ड। तो इसके अंदर जिस भी ट्रोपिन वर्ड अगर कहीं पर भी आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि ये हार्मोन अभी ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद आगे चलकर किसी न किसी ग्लैंड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। उसी हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रोपिन। कौन सा हार्मोन? ट्रोपिन। बहुत सारे ट्रोपिन हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिन है, लैक्टोट्रोपिन है, अगर हम बात करें तो गोनेडोट्रोपिन्स है। तो ट्रोपिन वर्ड स्पेशली उन हार्मोन के लिए यूज किया जाता है जो हार्मोन जो होते हैं ब्लड के अंदर जाने के बाद आगे किसी न किसी ग्लैंड पर अपना वर्क करते हैं। उन्हीं हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रोपिन हार्मोन। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ट्रोपिन हार्मोन है। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार का ट्रोपिन हार्मोन है। तो ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। अब ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो है, ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या करेगा? ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो क्या करेगा? जो लीवर है उस लीवर को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? लीवर को। जब लीवर स्टिमुलेट होगा तो लीवर के स्टिमुलेट होने की वजह से लीवर एक फैक्टर रिलीज करेगा जिसको हम कहेंगे क्या? IGF फर्स्ट फैक्टर। कौन सा फैक्टर कहेंगे? IGF फर्स्ट फैक्टर। अब IGF फर्स्ट फैक्टर का मतलब क्या हो गया? IGF फर्स्ट फैक्टर का मतलब हो गया इंसुलिन। अगर हम बात करें तो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। क्या? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। IGF की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे? IGF की फर्स्ट फॉर्म इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। कौन 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 प्रोड्यूस करता है? लीवर। कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। अब ये IGF फर्स्ट फैक्टर जो होता है, ये IGF फर्स्ट फैक्टर जैसे ही ब्लड के अंदर आएगा तो ब्लड के अंदर आने के बाद में, किसके अंदर? ब्लड के अंदर आने के बाद में ये क्या करेगा? दो टारगेट ऑर्गन पर काम करेगा। एक तो अगर हम बात करें तो क्या करवाएगा? ये बोन पर काम करेगा। किसके ऊपर काम करेगा? बोन के ऊपर। जो बोन्स होती है उन बोन, और बोन के चारों तरफ क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। बोन के चारों तरफ क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। तो बोन और बोन के चारों तरफ जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, इन दोनों के ऊपर मेन काम करता है ये। तो ये क्या करेगा? IGF फर्स्ट फैक्टर बोन, और बोन के साथ अगर हम बात करें तो किसके ऊपर काम करेगा? सॉफ्ट टिश्यू। बोन और सॉफ्ट टिश्यू की। अब GH का जरा नाम पढ़िए दोबारा। GH का नाम पढ़िए दोबारा कि GH हार्मोन वह हार्मोन जो क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली बोन और सॉफ्ट टिश्यू जो है, इन बोन और सॉफ्ट टिश्यू की क्या होगी? इन बोन और सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं, इन बोन और सॉफ्ट टिश्यू की क्या होगी? ग्रोथ होगी। क्या होगी? बोन और सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ होगी। समझ गए बात को? तो इस तरीके से क्या किया जाता है? ग्रोथ को किया जाता है। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें तो देखिएगा इसके अंदर हमने एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ हार्मोन वह हार्मोन जो क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? बोन और सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ। तो वह हार्मोन जो क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। किसकी ग्रोथ करवाता है? बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ करवाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? GH हार्मोन्स कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को कराने के लिए क्या होता है कि हाइपोथैलेमस सबसे पहले क्या रिलीज करेगा? GHRH, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। वह हार्मोन जो रिलीज करवाता है क्या? GH। बताइए GH रिलीज हुआ या नहीं हुआ? हुआ।
क्योंकि यहां पर GHRH ने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सोमेटोट्रोप सेल्स को क्या कर दिया, स्टिमुलेट। तो क्या रिलीज हुआ, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। और जब ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ब्लड के अंदर आने के बाद किसको स्टिमुलेट करेगा, लीवर। तो लीवर क्या रिलीज करेगा, IGF फर्स्ट। और ये IGF फर्स्ट क्या करवाएगा, बोन और सॉफ्ट टिश्यू की इक्वल ग्रोथ करवाएगा। समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर है। तो ये तो क्या हो गया, अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन हो गया किसका, ग्रोथ हार्मोन का। ये सबसे पहला फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन्स का। अब क्या होगा जनरली, जरा देखिएगा थोड़ा सा कि यहां पर अगर हम इस प्रोसेस के अंदर देखें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब सफिशिएंट अमाउंट हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का ब्लड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का जब सफिशिएंट अमाउंट हो जाएगा तो उस कंडीशंस के अंदर इस हाइपोथैलेमस के पास क्या जाने लगेगी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाने लगेगी। और उस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत क्या होगा कि जैसे ही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाने लगेगी तो ग्रोथ या हाइपोथैलेमस जो होता है अब क्या रिलीज करने लग जाएगा, अब ये रिलीज करने लग जाएगा क्या, GHRIH। क्या रिलीज करने लग जाएगा, GHRIH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। इसके पीछे क्या लग रहा है, IH। क्या लग रहा है, IH। और इसके पीछे क्या लग रहा था, RH। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए। इसका मतलब ये तो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाएगा, जबकि ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशंस को क्या करेगा, कम करेगा। बात समझ में आई यहां तक। अब ये दोनों ही हार्मोन, मैंने कहा था बार बार आपको एक ही टॉपिक याद रखना है, IH और RH हमेशा हमेशा कौन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस। डायरेक्टली आपसे पूछा जाए GHRH किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का। GHRIH किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का। फिर आपसे पूछा जाए GH हार्मोन कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, तो आप कहेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। GH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। IGF कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। IGF फर्स्ट कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ ऑफ द बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू। बात समझ में आई यहां तक क्लियर। तो ये तो हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और एक जिम्मेदार होता है किसके लिए, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए। तो ये सबसे पहला हार्मोन हमारा कौन सा हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गया। तो ये तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में हमने बात की है। अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा आगे अगर हम इसके अंदर बात करें तो देखिएगा, अगर हम इसके अंदर बात करें तो GH, अब GH जो होता है इसके अदर फंक्शन भी हमें डिस्कस करने होंगे। मतलब ये तो पहला फंक्शन हुआ ग्रोथ हार्मोन का कि ग्रोथ करवाना किसकी, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू की। इसके अलावा क्या और भी फंक्शन परफॉर्म करता है ग्रोथ हार्मोन, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। और ये चीज याद रखिएगा कि जो ग्रोथ हार्मोन के अदर फंक्शंस होते हैं, उन ग्रोथ हार्मोन के अदर फंक्शन से हम समझेंगे किसको, डायबिटीज मिलाइटस को। यानी कि डायबिटीज जो होती है उस डायबिटीज के साथ भी GH का कनेक्शन होता है। तो वो तभी समझ में आएगा जब हमें इसके फंक्शंस याद रहेंगे। तो देखिएगा यहां तक अगर हम बात करें तो यहां तक तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब ये तो यहां पर अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर हम यहां पर फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, तो जरा देखिएगा अगर हम यहां पर बात करें कि फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उसके फंक्शन क्या हैं, तो सबसे पहला फंक्शन जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है तो मैं उसको लिख देता हूं क्या, अगर हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ, अगर हम बात करें तो बोन एंड, अगर हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा हमेशा आपको क्या रखना है, याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ करवाता है। दूसरा फंक्शन जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है उस ग्रोथ हार्मोन, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल के रूप में मैंने क्या लिया कि मान लीजिए कि एक चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या है, कम है। तो कम है तो उस कंडीशंस में इस बच्चे की बोन की ग्रोथ भी क्या होगी, कम। तो इसकी हाइट क्या रह जाएगी, कम होगी। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी हाइट भी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, लेकिन इसकी हाइट सिर्फ मान लो इसकी ऐसा होने की वजह से इसकी हाइट कितनी रह गई, 2 फीट रह गई। किसी कारण की वजह से ऐसा हो गया, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी हाइट कितनी रह गई, 2 फीट रह गई। अब वो 2 फीट जो होता है, उस 2 फीट का जो वो पर्सन है, तो उसका जो IQ लेवल है वो IQ लेवल एकदम नॉर्मल है,
वो आईक्यू लेवल क्या है, एकदम नॉर्मल, क्योंकि उसके आईक्यू लेवल पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात ये हुई कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वह ग्रोथ हार्मोन का यानी कि मेंटल डेवलपमेंट पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन मेंटल डेवलपमेंट कराने में कोई रोल प्ले नहीं करता है। अगर किसी पर्सन की हाइट कम होने के पीछे अगर ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, देखिएगा हाइट का हमेशा कम होने के पीछे कोई एक ही फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, और अदर फैक्टर भी होते हैं, एक और हार्मोन्स होता है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि मेरा वर्ड्स ठीक से पकड़िएगा कि अगर किसी पर्सन की हाइट के कम होने के पीछे अगर ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है अगर, तो उस कंडीशन में उस पर्सन का मेंटल डेवलपमेंट हमेशा हमेशा नॉर्मल रहेगा, आईक्यू लेवल उसका नॉर्मल रहेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें आपको बताऊं, जब आप सर्कस देखने जाते हैं, तो सर्कस जब आप देखने जाते हैं तो उसके अंदर जो होते हैं वो ड्वार्फिज्म जो होता है उस ड्वार्फिज्म के पर्सन हुआ करते हैं। ड्वार्फिज्म मतलब कहते हैं जो बोनेपन होता है ना, उसको हम ड्वार्फिज्म के नाम देते हैं। तो उसके 2 फीट, किसी की हाइट 3 फीट है, किसी की हाइट 4 फीट है, तो ऐसे पर्सन वहां देखने को मिलते हैं। वो पर्सन क्या करते हैं कि वहां पर जो लोग आते हैं उनको कोई ना कोई एक्ट परफॉर्म करके बताते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो सर्कस से रिलेटेड आपने देखा ही है, तो वह हर एक्ट को बड़े परफेक्टली तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर उस पर्सन के अंदर आईक्यू लेवल कम होता तो वो वहां पर कोई एक्ट परफॉर्म कर पाता, और वो भी एक डेंजर वर्क सभी तरह के, जिसमें सभी तरह के कर्तव्य रहेंगे, तो जिसका आईक्यू लेवल कम हो वो ऐसा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। इसीलिए वो पर्सन ड्वार्फिज्म के होते हैं उनकी सिर्फ जो होती है वो हाइट कम है, उनका मेंटल डेवलपमेंट क्या है, नॉर्मल है, उनका मेंटल डेवलपमेंट हमेशा हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल है, इसीलिए वो ऐसा परफॉर्म करा रहा है। तो यहां पर मैं इसके अंदर सेकंड चीज ये भी लिख सकता हूं कि अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो होता है नो रोल प्ले इन द मेंटल डेवलपमेंट, तो सेकेंडली हम लिख सकते हैं कि देखिएगा इसका सेकंड फंक्शन नो रोल प्ले, अगर हम बात करें तो नो रोल प्ले इन मेंटल डेवलपमेंट, ये मेंटल डेवलपमेंट में किसी प्रकार का कोई रोल प्ले नहीं करता है, क्लियर बात। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट के अंदर अगर हम इसके अंदर देखें तो थर्ड फंक्शन देखिएगा, थर्ड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रोथ हार्मोन का जो थर्ड फंक्शन रहेगा वो थर्ड फंक्शन क्या रहेगा, अगर हम बात करें तो थर्ड फंक्शन इसका जो रहेगा वो रहेगा कौन सा, अगर हम बात करें तो क्या, मेटाबॉलिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन रहेगा, मेटाबॉलिक फंक्शन। अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक फंक्शन जो होते हैं उन मेटाबॉलिक फंक्शंस के अंदर हम जब भी मेटाबॉलिज्म की बात आती है हम 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में और फैट के बारे में। तो यहां पर मैं ये देखना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद देखेंगे हम किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, फिर उसके बाद किसके ऊपर देखेंगे, फैट के ऊपर देखेंगे। तो जरा देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या मेटाबॉलिक यानी कि ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, इसको बढ़ाएगा या घटाएगा, उसको समझते हैं। तो देखिएगा अगर हम यहां पर बात करें तो इधर देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं इसको एक ब्लड वेसल्स मान लूं तो ये मैंने मान ली कि ये एक क्या है, ब्लड वेसल्स, और इसको मैं मान लेता हूं क्या, बॉडी की सेल, ये क्या है, बॉडी की सेल्स है। अब यहां पर देखिएगा अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये जो है वो इसके अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसी ब्लड जो होता है इसी ब्लड के अंदर क्या है, इसी ब्लड के अंदर ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है। किसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है। अब जनरली क्या होता है कि ये ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स किसके पास जाते हैं, सेल के पास जाते हैं कि नहीं जाती है, फिर सेल इनको क्या करती है, यूटिलाइज, और सेल जब इनको यूटिलाइज करती है तो आपने पढ़े होंगे वही ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब साइकिल्स होती है, वो सब चीजें, और फिर एटीपी और फिर एनर्जी मिलती है किसके द्वारा, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज जो होता है सेल के पास जाता है तो सेल उसको यूटिलाइज करती है, एटीपी प्रोड्यूस करती है जो हमें एनर्जी देता है, समझ रहे बात को। तो उस कंडीशंस के अंदर ये जनरली ऐसा होता है। लेकिन क्या करेगा ग्रोथ हार्मोन जो ये ट्रांसफर हो रहा है, जो ये ग्लूकोज ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस जो होती है इस प्रोसेस को क्या कर देगा, ये स्लो कर देगा। क्या कर देगा, स्लो कर देगा, बड़े आराम से समझिएगा, इस प्रोसेस को स्लो कर देगा। मतलब ब्लड में से जो ग्लूकोज सेल के पास ट्रांसफर हो रहा है, इस ट्रांसफर को ये क्या करेगा, स्लो करेगा। जब ये ट्रांसफर स्लो हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब सेल के पास कम जाएंगे तो ये किसके अंदर बढ़ेंगे, ब्लड के अंदर। किसके अंदर बढ़ेंगे, ब्लड के अंदर। इसकी वजह से इंक्रीज होगा किसका लेवल,
किसका लेवल इंक्रीज होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यानी कि अल्टीमेटली मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताए, उसमें से मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन शुगर के लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। मेन पॉइंट ये याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। यही इसकी अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्यों बढ़ाता है उसका याद रखिएगा, क्योंकि ये रिटार्ड द यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स। रिटार्ड द यूज ऑफ ग्लूकोज, रिटार्ड सलो को क्या कहूंगा? रिटार्ड। तो रिटार्ड द यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल। बॉडी सेल जो होती है, उस बॉडी सेल्स के द्वारा जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, उस यूटिलाइजेशन की प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये तो किसके ऊपर बात हो गई? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बात हो गई। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इसका क्या फंक्शंस होता है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, तो देखिएगा अगर हम बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि रिटार्ड द अगर हम बात करें तो रिटार्ड द यूज ऑफ ग्लूकोज, अगर हम बात करें तो बाय द बॉडी सेल्स, बाय द बॉडी सेल्स। इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? इंक्रीज होगा क्या? अगर हम बात करें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? तो रिटार्ड द यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स। इसीलिए ये फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हम आगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ग्रोथ हार्मोन डायबिटीज मेलाइटस कोज करता है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं कि ग्रोथ हार्मोन भी डायबिटीज कोज कर सकता है। सेकंड देखिएगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उस कार्बोहाइड्रेट के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा प्रोटीन, अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो देखिएगा ग्रोथ हार्मोन ने क्या किया? ग्रोथ हार्मोन ने एक तरफ क्या की कि बोन जो होती है उस बोन की ग्रोथ बढ़ाई, जिसकी वजह से हाइट बढ़ रही है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्रोथ हार्मोन ये क्या चाहता है कि हमारी बॉडी की जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें दो चीजों का मेन रोल प्ले। एक रोल प्ले किसका है? बोन का। बोन की वजह से हमारी बॉडी को एक शेप है, ठीक है, प्रॉपर स्केलेटन सिस्टम की वजह से। लेकिन उसके साथ बॉडी जो होती है, उस बॉडी को जो शेप दिया गया है वो उसके साथ प्रोटीन ने दिया है। किसने दिया है? प्रोटीन ने। क्योंकि प्रोटीन से क्या बनती है? मसल्स बनती है। क्या बनती है? मसल्स बनती है। तो सिंपल सी बात है कि ग्रोथ हार्मोन ये चाहेगा कि बॉडी जो होती है उसकी हाइट भी बढ़े, और ग्रोथ हार्मोन ये चाहेगा कि उसके साथ साथ जो होती है वो मसल्स भी बने, क्योंकि उसको तो अल्टीमेटली बॉडी जो होती है उस बॉडी की ग्रोथ करवाकर उसको एक शेप देना है। तो यहां पर ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है? ग्रोथ हार्मोन इस प्रोटीन जो होती है, अब देखिएगा दो चीजें हैं, जैसे ये मसल्स हैं, ठीक है, अब ये मसल्स है तो मसल्स जब बनती है जब प्रोटीन स्टोर हो। सिंपल सी बात है। स्टोर होने का मतलब क्या हुआ कि स्टोर होने का मतलब ये हुआ कि ब्लड जो होता है, जैसे हम जनरली पढ़ते हैं कि ये क्या है? ब्लड। और यहां पर अगर हम बात कर लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं मसल्स। ये मसल्स का फॉर्मेशन कब होगा? जब इस ब्लड के अंदर के ये एमाइनो एसिड, क्या है ये? एमाइनो एसिड। जब ये एमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ेंगे और जुड़कर एमाइनो एसिड के जुड़ने से क्या बनेगी? प्रोटीन। और वो प्रोटीन किसके अंदर स्टोर हो? मसल्स के अंदर स्टोर हो, तभी जाकर क्या बनेगी? मसल्स बनेगी। ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर सिंपल सी बात ये हो गई, जुड़ना। अगर कोई भी चीज जुड़ती है तो उसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म, और कोई भी चीज अगर टूटती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं। जुड़ने को क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म, और टूटने को क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म। तो यहां पर ये मसल्स टूटेगी नहीं, बल्कि ये बनेगी। बनेगी क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? इन एमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ेगा, और एमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने की वजह से क्या बनेगी? प्रोटीन। और वो प्रोटीन किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? मसल्स के अंदर, और मसल्स क्या होगी? बनेगी, ताकि बॉडी जो होती है उस बॉडी को क्या मिल सके? एक प्रॉपर शेप मिल सके। तो उस कंडीशंस के अंदर यहां पर क्या होता है? यहां पर देखिएगा, यहां पर जो होता है वो, यहां पर प्रोटीन जो होता है उस प्रोटीन का क्या होता है? यहां पर प्रोटीन जो होता है उस प्रोटीन का क्या होता है? एनाबोलिज्म। प्रोटीन का क्या होगा? एनाबोलिज्म।
तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें प्रोटीन जो होती है उस प्रोटीन का एनाबोलिज्म देखने को मिलता है। प्रोटीन का एनाबोलिज्म यानी कि इसी प्रोसेस को हम कह सकते हैं क्या, प्रोटियोजेनेसिस। प्रोटियोजेनेसिस देखिएगा जरा, प्रोटियो मतलब प्रोटीन और जेनेसिस मतलब बनना, जेनेसिस मतलब बनना, तो इसका मतलब क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है, तो उसी को प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटियोजेनेसिस। यानी कि ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, प्रोटियोजेनेसिस करवाता है, या प्रोटीन का क्या करवाता है, एनाबोलिज्म। और प्रोटीन का एनाबोलिज्म का मतलब आप क्या समझे, जरा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिख देता हूँ कि प्रोटीन एनाबोलिज्म का मतलब ये समझे हम कि ब्लड के अंदर जो एमाइनो एसिड हैं, ये अमाइनो एसिड, और अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे और जुड़कर क्या बनाएंगे, प्रोटीन। और ये प्रोटीन बताइए कहाँ स्टोर होती है, कहाँ स्टोर होती है, मसल्स के अंदर स्टोर होती है। तो अगर हम बात करें तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटीन एनाबोलिज्म। क्या कह रहे हैं, प्रोटीन एनाबोलिज्म। कोई मुझसे पूछे प्रोटीन कैटाबोलिज्म क्या होता है, जरा उल्टा जाओ, कोई मुझसे पूछे प्रोटीन कैटाबोलिज्म क्या होता है, जरा देखिएगा, मसल्स के अंदर जो प्रोटीन होती है, मसल्स के अंदर जो प्रोटीन स्टोर होती है, अगर वो एमाइनो एसिड और एमाइनो एसिड के रूप में टूट जाए और ब्लड के अंदर चली जाए, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कैटाबोलिज्म। क्या कहते हैं, प्रोटीन कैटाबोलिज्म। तो ये तो हो रहा है प्रोटीन कैटाबोलिज्म, तो ये तो है प्रोटीन कैटाबोलिज्म, ये है प्रोटीन एनाबोलिज्म। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन एनाबोलिज्म होगा। एना का मतलब होता है जुड़ना, कैटा का मतलब होता है टूटना। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है, एना मतलब जुड़ना, कैटा मतलब टूटना, ठीक है। जब भी एनाबोलिज्म होगा तो छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जब भी कैटाबोलिज्म होगा तो बड़ा मॉलिक्यूल्स टूटेगा और क्या बनेंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का एक्शन, ये हो गया किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन के ऊपर एक्शंस के बाद अब हम बात करेंगे थर्ड किसके ऊपर, फैट के ऊपर। तो जरा देखते हैं फैट के ऊपर क्या एक्शन है। तो जरा देखते हैं फैट, ये क्या करते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा जनरली, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरी चीज़ों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइएगा क्योंकि ये बार बार आएंगे। आपसे मैं पूछूं कि फैट बॉडी के अंदर, जैसे मैंने कहा ना प्रोटीन बॉडी के अंदर कहाँ स्टोर रहती है, आपने कहा मसल्स के अंदर स्टोर रहती है सर। तो उसी तरह से मैं आपसे पूछूं फैट जो होती है बॉडी के अंदर कहाँ स्टोर रहती है, एडिपोज टिश्यू के अंदर। किसके अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो फैट होती है, इस फैट का क्या होगा, ब्रेकडाउन। फैट का क्या होगा, ब्रेकडाउन। जब फैट जो होती है उस फैट का ब्रेकडाउन होगा तो इसका मतलब किसका लेवल बढ़ेगा, फैटी एसिड का लेवल बढ़ेगा। ब्लड के अंदर फैटी एसिड लेवल जो होता है ये इंक्रीज होगा इन ब्लड। ब्लड के अंदर फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज होगा तो इन फैटी एसिड से हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, एनर्जी। क्या मिलेगी, एनर्जी। तो फैटी एसिड्स की वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी। यहाँ पर फैट का क्या हुआ, ब्रेकडाउन। फैट का क्या हुआ, ब्रेकडाउन। इसी प्रोसेस को आप क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, लाइपोलाइसिस। क्या कह सकते हो, लाइपोलाइसिस। लाइपो मतलब फैट, लाइसिस मतलब क्या, टूटना। क्या हो रही है, टूटना। और यहाँ पर आपने देखा फैट का क्या हुआ, ब्रेकडाउन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइपोलाइसिस। इसको हमने क्या कहा, प्रोटियोजेनेसिस। क्या कहा, प्रोटियो। यानी कि ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्रोटियोजेनेसिस एंड लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस अगर टर्म में याद करना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसके अलावा ये क्या करवाता है, प्रोटियोजेनेसिस, और क्या करवाता है, लाइपोलाइसिस। ऐसा क्यों हुआ उसको भी समझ लीजिएगा। ग्रोथ हार्मोन क्या चाहता है, ग्रोथ हार्मोन यह चाहता है कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहे। और ये जब शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो ग्रोथ हार्मोन की एक कोशिश है, अगर डीप जाएं इसमें आप, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब शुगर का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ रहेगा तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि बॉडी की बाकी सेल्स को तो, बॉडी की बाकी सेल को तो शुगर कम मिले, जबकि ये चाहता है कि ब्रेन की सेल्स को क्या मिले, ज्यादा मिले। तो वो जब शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो वो शुगर जो होता है वो तेजी से ट्रांसफर होता है किसके पास, न्यूरॉन के पास। जब न्यूरॉन के पास ट्रांसफर होता है तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स के पास ट्रांसफर होने की वजह से, जब न्यूरॉन्स को जब भी प्रॉपर मात्रा के अंदर
शुगर मिलता रहेगा। न्यूरॉन्स को अगर ग्लूकोज की सप्लाई प्रॉपर मात्रा में होती रहेगी तो न्यूरॉन्स कभी भी बॉडी को यह सिग्नल नहीं देंगे कि प्रोटीन को तोड़ो, कभी भी बॉडी को यह सिग्नल नहीं देंगे कि प्रोटीन को तोड़ो, क्योंकि एनर्जी डिमांड न्यूरॉन्स की, क्योंकि वहां से सिग्नल कहां से आने हैं, ब्रेन से ही आने हैं, सिग्नल कहां से आने, ब्रेन से आने। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन ये चाहता है कि प्रॉपर मात्रा में न्यूरॉन्स को सप्लाई होती रहे, बाकी सेल को थोड़ी बहुत भी कम, बिल्कुल कम नहीं होती है, थोड़ी बहुत कम रहे तो ठीक है, लेकिन न्यूरॉन्स के पास जाने दो, ताकि न्यूरॉन्स ये सिग्नल देंगे नहीं कि प्रोटीन जो होती है उसको तोड़ो। क्योंकि वो तो क्या कहेंगे, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की सप्लाई अगर न्यूरॉन को कम होगी तो वो बॉडी को मैसेज दे देंगे कि ग्लूकोज की सप्लाई कम है, एनर्जी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, किसको तोड़ो, प्रोटीन को तोड़ो, प्रोटीन को तोड़ो। तो वो ये नहीं चाहता कभी ग्रोथ हार्मोन की प्रोटीन टूटे, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इज फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स है। अगर प्रोटीन का यूटिलाइजेशन एनर्जी के लिए बॉडी करती है तो ग्रोथ पर हमेशा हमेशा नेगेटिव इफेक्ट जाता है। किसके ऊपर, हमेशा एनर्जी के लिए मैक्सिमम यूज किसका होना चाहिए, मैक्सिमम यूज होना चाहिए किसके लिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज का होना चाहिए, प्रोटीन का नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन के पास एनर्जी जो होती है, उस एनर्जी के देने के अलावा और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि हीमोग्लोबिन को बनाना, हिम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन बनाना, सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए भी प्रोटीन चाहिए, हीमोग्लोबिन बनने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। आपका जो होते हैं मोस्ट ऑफ द जो होते हैं, अगर हम बात करें तो जैसे हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन को बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन के पास एनर्जी कम से कम मिले, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी किसके द्वारा मिले, ग्लूकोज के द्वारा मिले, और ग्रोथ पर नेगेटिव इफेक्ट ना आ पाए। इसीलिए क्या करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन रिटार्ड द यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल, बॉडी सेल्स के पास ग्लूकोज की सप्लाई कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और वही बढ़ा हुआ ग्लूकोज जो होता है वो किसको सप्लाई होता है, न्यूरॉन्स को सप्लाई होता है। इतना डीप याद भी ना रखें, तब भी डायरेक्टली याद रखें कि ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, रिटार्ड द यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल, जिसकी वजह से शुगर का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपसे मेन बात यही पूछी जाएगी। फिर उसके बाद प्रोटीन का क्या करवाता है, एनाबोलिज्म, फैट का क्या करवाता है, लाइपोलाइसिस, क्या करवाता है, लाइपोलाइसिस। यानी कि इसने क्या चाहा कि एनर्जी किससे मिले, फैट से मिले, किससे मिले, फैट से मिले, प्रोटीन से ना मिले। प्रोटीन को क्या रखें, स्टोर रखें, और जो बाकी यूज है उसके उनको कंप्लीट किया जाए, ताकि बॉडी जो होती है उस बॉडी को एक प्रॉपर मसल्स बन सके, शेप मिल सके। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये, अब देखिएगा यहां पर होता क्या है उसको समझिएगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट बात, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। हमें क्या होता है कि मेडिकल सर्जिकल के ऊपर जाना होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, क्योंकि हमें क्वेश्चन किसके सोल्व करने हैं, मेडिकल सर्जिकल के सोल्व करने हैं। तो देखिएगा जनरली क्या होता है, जैसे कि मैंने एक पर्सन ले लिया, इस पर्सन के अंदर पिछले बहुत लंबे टाइम से क्या था, ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या था, हाई था। बहुत लंबे टाइम से ग्रोथ हार्मोन क्या चल रहा था, कंटिन्यू हाई चल रहा था। तो इसका मतलब मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप जवाब देते जाइएगा। जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल हाई रहेगा तो इंक्रीज होगा क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो मैंने लिख दिया कि इस पर्सन के अंदर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इसका बढ़ा हुआ रहेगा। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल इस बढ़ा हुआ रहेगा तो उस कंडीशंस के अंदर हमारी बॉडी की जो बीटा सेल्स होती है, ये बीटा सेल्स क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। बीटा सेल्स क्या हो जाएंगी, स्टिमुलेट। पेनक्रियास के अंदर पाई जाने वाली बीटा सेल्स क्या हो जाएंगी, स्टिमुलेट। और बीटा सेल्स स्टिमुलेट होते ही बीटा सेल्स इंक्रीज करेगी किसका सीक्रेशन, किसका सीक्रेशन, इंसुलिन का सीक्रेशन। और ये इंसुलिन क्या करेगा, ये इंसुलिन क्या करेगा, इधर क्या करेगा, इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ते ही डिक्रीज करेगा वापस किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। डिक्रीज करने का मतलब ये समझिए कि जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने की कोशिश करेगा, वापस किस पर लाने की कोशिश करेगा, नॉर्मल पर। किस पर लाने की कोशिश करेगा, नॉर्मल पर। अब ये कंडीशन बहुत लंबे टाइम से बनी हुई है, कितने, बहुत लंबे टाइम से बनी हुई है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये तो सिंपल सी बात यहां पर यह समझिए कि हमने खाना खाया, उसके द्वारा जो शुगर बढ़ा उसको कंट्रोल करने का काम किसका, बीटा सेल्स का। अब जो ये ग्रोथ हार्मोन का लेवल हाई हुआ, इसकी वजह से भी शुगर बढ़ा, इसको भी कम करने की जिम्मेदारी किसकी, बीटा सेल की। लेकिन ये तो बीटा सेल का एक्स्ट्रा काम हो गया ना, ये तो एक्स्ट्रा लोड हो गया। तो इसकी मेंटेनेंस के अंदर ये तो बीटा सेल जो होती है वो बीटा सेल्स के ऊपर लोड बढ़ा हुआ है, लोड ज्यादा है। और उसी लोड में क्या होगा कि ये कुछ टाइम तक तो ऐसा करेंगी, कुछ टाइम तक तो ऐसा करेंगी, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक तो ये ऐसा
कर सकती है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जब ये कंडीशन प्रोलॉन्ग टाइम तक बनी हुई रहेगी तो अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि जो ये बीटा सेल्स होती है, ये बीटा सेल्स जो होती है ये क्या होने लग जाएगी, ये होने लग जाएगी बर्नआउट। क्या होने लग जाएगी, बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है कि बीटा सेल्स जो होती है, इन बीटा सेल के फंक्शन क्या हो जाएंगे, बीटा सेल के फंक्शन क्या हो जाएंगे, इनहिबिट। बीटा सेल्स क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि लोड क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो बीटा सेल्स जो होती है उस बीटा सेल के फंक्शन क्या हो गए, डिक्रीज। या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि बीटा सेल्स जो होती है उन बीटा सेल्स के जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो गए बीटा सेल का, डिक्रीज। और बीटा सेल्स का फंक्शन डिक्रीज होते ही सिंपल सी बात है कि इंसुलिन का लेवल आप बताइए क्या होगा, इंसुलिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। और इंसुलिन का लेवल कम होते ही क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल। और किसी भी पर्सन या किसी भी बुक के अंदर डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनेशन पढ़िएगा, डायबिटीज मेलाइटस इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, उसी को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर ग्रोथ हार्मोन जो होता है उस ग्रोथ हार्मोन ने क्या डेवलप कर दी, डायबिटीज मेलाइटस। देखिए अल्टीमेटली ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से हुआ है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। इसी की वजह से बीटा सेल के ऊपर लोड बढ़ा और वह लोड लंबे टाइम तक बना हुआ रहा, जिसकी वजह से इन बीटा सेल के फंक्शन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और बीटा सेल के फंक्शन डिक्रीज होंगे तो बीटा सेल का काम तो एक ही काम है, इंसुलिन बनाना। तो बीटा सेल के फंक्शन डिक्रीज तो इंसुलिन डिक्रीज, इंसुलिन डिक्रीज तो शुगर हाई, इसी को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनेशन कहती है कि इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन। तो यहां पर पर्सन जो होता है उस पर्सन के अंदर क्या डेवलप हो गई, क्या डेवलप हो गई, डायबिटीज मेलाइटस। ये जो मैंने प्रोसेस बताई, ये जो मैंने प्रोसेस बताई, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी प्रोसेस को नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो यहां पर क्या, डायबिटोजेनिक, किसको क्या कहते हैं, डायबिटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। किस नाम से जानोगे, डायबिटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सिंपल सी बात है, डायबिटीज यानी कि ग्रोथ हार्मोन का कौन सा इफेक्ट, डायबिटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, डायबिटिक इफेक्ट। तो ये जो पूरी प्रोसेस बताई है इसको हम कहते हैं यानी कि डायबिटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्लियर बात समझ में आई यहाँ तक, क्लियर है सभी के, चलिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक करके लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ पर थे, फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन नहीं, उससे पहले हम यहाँ पर थे। तो ये लिखिएगा जल्दी से, ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले ग्राफ बनाइए, फिर उसके बाद मैं इसकी आपको क्या लिखाऊंगा, थ्योरी लिखाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट के अंदर सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, साथ के साथ लिखेगा सीक्रेशन, सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, secretion of growth hormone stimulated by GHRH, secretions of the growth hormone stimulated by GHRH। लिख लिया सभी ने। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट में लिखिएगा secretion, secretion of growth hormone inhibited by GHRIH। नेक्स्ट पॉइंट, GHRH एंड GHRIH रिलीज बाय कौन, हाइपोथैलेमस। क्या, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्लियर बात यहाँ तक, रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस। यहाँ तक लिख लिया सभी ने, बाकी फंक्शंस मैंने आपको लिखाई दिए। अब देखो क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज करने के लिए जब वो क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ये देगा वह कि हार्मोन ऑफ, अगर हम बात करें तो क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी
ग्लैंड, हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और लास्ट में उसने क्या दे दिया, एक्सेप्ट, क्या दे दिया, एक्सेप्ट। और पहला ऑप्शन उसने दिया हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जीएच, फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया उसने क्या, जीएच आर एच, थर्ड ऑप्शन दे दिया उसने क्या, जीएच आर आई एच, ठीक है, आर आई एच, और जो फोर्थ ऑप्शन उसने दिया आपको डी ऑप्शन, तो वो फोर्थ ऑप्शन जो उसने आपको दिया उसके अंदर क्या दे दिया, हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम बात करें तो सॉरी एक्सेप्ट हटा दीजिए, हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पहला ऑप्शन उसने दिया आपको जीएच, जीएच आर एच, जीएच आर आई एच, और दे दिया क्या, एडीएच, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या, जीएच, जीएच आर एच, जीएच आर आई एच। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको आराम से सोचना है कि यह हार्मोन किसका पूछ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि यह हार्मोन किसका पूछ रहा है, इस ग्लैंड का। इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन है, जीएचआरएच किसका है, हाइपोथैलेमस का, ये किसका है, हाइपोथैलेमस, ये किसका है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। क्लियर बात आ गई। तो इस तरह से वो सिंपल क्वेश्चन देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्लियरली ये कहना चाहता हूं कि जहां पर भी आर एच आ जाता है, जहां पर भी आई एच आ जाता है, वह हार्मोन हमेशा हमेशा किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। क्लियर यहां तक बात, चलिएगा। अगर हम बात करें तो यहां पर ये बात इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन के बारे में हमने क्लियर कर ली। अब ग्रोथ हार्मोन के बाद हम सेकंड हार्मोन कौन सा डिस्कस करेंगे, टीएसएच। तो सेकंड हार्मोन डालिएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, टीएसएच। तो लिखेगा, अगर हम बात करें तो सेकंड हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या होता है, टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म होती है, अगर हम बात करें तो क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसको हम कहते हैं थायराइड। अगर हम बात करें तो कौन सा हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो जरा देखिएगा इसके अंदर, ये इतना लेंथी नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात है अब शॉर्ट में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वह हार्मोन जो स्टिमुलेट करता होगा किसको, थायराइड ग्लैंड को। मैं कह रहा हूँ हार्मोन को हमेशा हमेशा आप कहाँ से पढ़ेंगे, बैक से। वह हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, उसी को हम क्या कहते हैं, टीएसएच। कोई मुझसे पूछे फंक्शंस ऑफ द टीएसएच, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, फंक्शंस ऑफ द टीएसएच स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। अब देखो इसमें होता क्या है, यहां गौर करिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा। यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, एक हार्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं क्या, टीआरएच। क्या कहते हैं, टीआरएच। टीआरएच की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है क्या, अगर हम बात करें तो क्या होती है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का मतलब हो गया, आगे देखिएगा, रिलीज करवाने वाला। कौन सा हार्मोन है, रिलीज। और वैसे भी आप देख रहे होंगे कि इसके पीछे क्या लग गया है, इसके पीछे लग गया है क्या, आरएच। तो ये किसका हार्मोन हो जाता है, हाइपोथैलेमस का। जिस हार्मोन के पीछे भी आरएच आईएच लगेगा, उस हार्मोन को किसका हार्मोन होगा, वह हाइपोथैलेमस का। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब यह थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, जरा इसको समझिएगा। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत डिफरेंट तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे हमने एक सेल के बारे में तो बात कर ली, वो कौन सी सेल थी, सोमेटोट्रोफ सेल्स। उसी तरह से यहाँ पर इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक सेल्स होती है, उस सेल्स को हम कहते हैं कौन सी सेल, उनको कहते हैं थायरोट्रोप्स सेल्स। कौन सी सेल कहते हैं, थायरोट्रोप सेल। अब क्या होगा कि हाइपोथैलेमस जैसे ही टीआरएच रिलीज करेगा, मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, ये टीआरएच हार्मोन क्या करेगा, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की थायरोट्रोप सेल्स को स्टिमुलेट कर देगा। और जैसे ही थायरोट्रोप सेल्स स्टिमुलेट होगी तो यहां से क्या रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, टीएसएच। अब मैं इसको यहाँ टीएसएच नहीं लिखूंगा, देखो कैसे लिखूंगा मैं इसको। याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, मैंने मिटा दिया ये। थायरोट्रोप सेल्स, थायरोट्रोप सेल्स क्या रिलीज करेगी, थायरोट्रोप सेल्स रिलीज करेगी क्या, अगर हम बात करें तो कौन सा हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन। ये लीजिए, थायरोट्रोपिन हार्मोन। थायरोट्रोप सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, थायरोट्रोपिन। कौन सा, थायरोट्रोप।
ट्रोपिन हार्मोन वह हार्मोन होता है, या ट्रोपिन हार्मोन वह हार्मोन होता है जो आगे चलकर किसी न किसी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। उस हार्मोन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं, ट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। और जरा आगे देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें थायरोट्रोपिन हार्मोन, ये थायरोट्रोपिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, टीएसएच। ये हमेशा हमेशा याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन को हम कौन सा हार्मोन बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन। उसी तरह से जो टीएसएच हार्मोन होता है इसको कौन सा हार्मोन बोलते हैं, थायरोट्रोपिन। थायरोट्रोपिन, ट्रोपिन का मतलब वो हुआ कि ये हार्मोन आगे चलकर किसी न किसी ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो उस कंडीशंस के अंदर जरा देखते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा उसको समझिएगा और यहाँ जरा फोकस करिएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। थायरोट्रोपिन हार्मोन होता है, यह थायरोट्रोपिन हार्मोन, हर हार्मोन किसके अंदर आता है, ब्लड के अंदर। किसके अंदर आता है, ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर आने के बाद में ये अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाता है और इसका टारगेट ऑर्गन कौन होता है, इसका टारगेट ऑर्गन होता है कौन, थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड जो होती है, इस थायराइड ग्लैंड के अंदर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, थायराइड फॉलिकल्स। क्या पाए जाते हैं, थायराइड फॉलिकल। आगे बात करूंगा बहुत डीपली थायराइड फॉलिकल्स के बारे में या थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो यहाँ पर जो होती है ब्लड के अंदर थायरोट्रोपिन हार्मोन या टीएसएच हार्मोन ब्लड के अंदर आने के बाद में थायराइड ग्लैंड जो तो होती है थायराइड ग्लैंड, इस थायराइड ग्लैंड में ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं क्या, थायराइड फॉलिकल्स। क्या कहते हैं, थायराइड फॉलिकल्स। तो इन थायराइड फॉलिकल्स को क्या करता है ये, स्टिमुलेट। और जब थायराइड फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं तो उस कंडीशंस के अंदर यहाँ से इस ग्लैंड के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 T4 हार्मोन। कौन से हार्मोन, T3 T4 हार्मोन। इन T3 T4 हार्मोन को एक नाम देते हैं हम, इन T3 T4 हार्मोन को हम कहते हैं कौन से हार्मोन, थायराइड हार्मोन। कौन से हार्मोन, थायराइड हार्मोन। जरा गौर से देखिएगा, थोड़ी सी गलती और क्वेश्चन गलत। ये कह रहा है थायराइड हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन है, थायरोट्रोपिन हार्मोन। ग्लैंड का नाम बदल जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय द विच ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। जबकि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि थायरोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस द विच ग्लैंड, तो आपका राइट आंसर जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। थायरोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या थायरोट्रॉप्स सेल्स। जबकि यहाँ पर T3 T4 हार्मोन जो होता है, इन हार्मोन को दोनों को कंबाइंड रूप से हम कौन से हार्मोन बोलते हैं, थायराइड हार्मोन। वो अलग बात है कि T3 का भी अदर नेम है, T4 का भी अदर नेम है, कौन कितना % बनता है, वो सब जब हम इस ग्लैंड को पढ़ेंगे वहां बात करेंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने कहा कि इनको कहते हैं थायराइड हार्मोन। जरा इसी मैकेनिज्म से मैं आपको एक वो क्वेश्चन बताता हूँ जो बार बार एग्जाम्स के अंदर आता है, समझिएगा। अब ये तो मैंने जनरली आपको बता दी एक सिंपल तरीके से, जरा एक बार फिर देख लेगा। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। जिसके पीछे आरएच लग गया वो किसका हार्मोन, हाइपोथैलेमस। जब टीआरएच रिलीज होने के बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पाई जाने वाली थायरोट्रोप सेल स्टिमुलेट होते ही कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, थायराइड। क्योंकि थायरोट्रोप सेल कौन सा रिलीज करेगी, थायरोट्रोपिन। थायरोट्रोपिन को हम क्या कहते हैं, टीएसएच। टीएसएच हार्मोन ब्लड के अंदर आने के बाद में यहाँ पर देखिएगा वह हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को। तो थायराइड ग्लैंड में क्या स्टिमुलेट हो गए, थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स के स्टिमुलेट होते, थायराइड फॉलिकल्स ने स्टिमुलेट होते वहां से क्या रिलीज किया, थायराइड हार्मोन, मतलब T3 T4 हार्मोन। अब मान लीजिए कि किसी पर्सन के ब्लड के अंदर, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्लिनिकल देखिएगा, किसी पर्सन के ब्लड के अंदर इन दोनों हार्मोन का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। यानी कि किसी कारण की वजह से T3 T4 हार्मोन का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। अब T3 T4 हार्मोन का लेवल हाई होते ही यहां से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगी। क्या जाएगी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगी। तो यहां से क्या जाएगी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगी और वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जब जाएगी किसके पास, जरा देखिएगा, थोड़ा सा मैंने स्मॉल कर दिया है, पीछे दिखाई दे रहा है ना। जब मान लीजिए अब मैं यहां आ रहा हूं, इसको भूल जाओ पूरे को। एक क्लाइंट के अंदर क्या हुआ, T3 T4 हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल से हाई है। ठीक है, जब नॉर्मल लेवल से हाई है तो T3 T4 हार्मोन का लेवल हाई होते ही यहां से क्या जाएगी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जा रही है। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसके पास जाएगी, या फिर किसके पास जाएगी, इसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास।
और जब इन दोनों के पास में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगी तो इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से, इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पर इस टीआरएच का लेवल, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस टीआरएच का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और इस टीएसएच का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। किसकी वजह से डिक्रीज हुआ, इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। किसकी वजह से, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से टीएसएच का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन। क्लियर बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा, एक पर्सन के ब्लड के अंदर T3 T4 हार्मोन का लेवल, नॉर्मल लेवल बात करेंगे, T3 कितना होता है, T4 कितना होता है, वो आगे बात करेंगे। तो T3 T4 हार्मोन का लेवल नॉर्मल लेवल से क्या हो गया, ज्यादा, और जैसे ही ज्यादा होते ही अब इसको क्या करना पड़ेगा, कम। तो इसका मतलब किसके पास, या तो इनको इनहिबिट कर दें या फिर हाइपोथैलेमस, सिंपल सी बात है। तो उस कंडीशंस में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगी किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस के पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगी तो हाइपोथैलेमस को क्या कम करना पड़ेगा, टीआरएच, या फिर जैसे टीआरएच कम होगा तो इन सेल का स्टिमुलेशन भी क्या हो जाएगा, कम, और इन सेल का स्टिमुलेशन कम होते टीएसएच भी क्या हो जाएगा, कम, और टीएसएच कम हो जाएगा। यानी कि मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि एक क्लाइंट के अंदर किसी भी कारण की वजह से, किसी भी कारण की वजह से अगर T3 T4 हार्मोन का लेवल अगर हाई रहेगा तो बताइए टीएसएच का लेवल क्या रहेगा, टीएसएच का लेवल क्या रहेगा, डिक्रीज। उल्टा करो, अगर किसी भी, समझ में आई कि नहीं आई ये बात। मैंने क्या कहा, एक क्लाइंट के अंदर, आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा, एक क्लाइंट के अंदर T3 T4 हार्मोन का लेवल अगर हाई है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ टीएसएच का लेवल क्या रहेगा, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, डिक्रीज रहेगा। मैंने जो क्वेश्चन किया है, इफ T3 T4 हार्मोन लेवल इंक्रीज देन डिक्रीज द TSH लेवल, और अगर T3 T4 हार्मोन लेवल अगर डिक्रीज तो TSH इंक्रीज। यानी कि एक लाइन हमेशा हमेशा नोट कर लेना कि T3 T4 हार्मोन TSH के क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। जब भी T3 T4 बढ़ेगा तो TSH कम होगा, जब भी T3 T4 घटेंगे तो TSH बढ़ेगा। यानी कि ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई ये बात। इसमें आपको ये चीज हमेशा याद रखना होगा कि एलिवेटेड T3 T4 हार्मोन इनहिबिट द, elevated T3 T4 hormone inhibit the hypothalamus and anterior pituitary gland, so decrease the TRH and TSH। दूसरी कंडीशन ले लो कि अगर इनका लेवल कम हो जाए, सपोज करो इसका लेवल कम हो गया, तो हाइपोथैलेमस के पास क्या जाएगी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब इनका लेवल कम हो जाएगा तो ये क्या चाहेंगे कि बढ़ाएं, और बढ़ाने के लिए जब T3 T4 हार्मोन जो होता है इनका लेवल कम होते ही ये TRH का लेवल क्या कर देगा, ज्यादा, TSH का लेवल क्या कर देगा, ज्यादा। जब भी इसका लेवल कम रहेगा तो इन दोनों का लेवल क्या रहेगा, ज्यादा, और जब भी इसका लेवल ज्यादा रहेगा तो इन दोनों का लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा ही रहेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार प्रीवियस एग्जाम के अंदर आ चुका है कि अगर T3 T4 ज्यादा रहेगा तो TSH क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर T3 T4 हार्मोन कम रहेगा तो TSH क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्लियर बात समझ में आ गई है। ये चीज क्वेश्चंस कम से कम रिपीट होता ही होता है। तो यहां पर हमने कौन से हार्मोन के बारे में बात करी, TSH हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। इससे कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना यहाँ पर। इसको पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों को मैंने यहाँ पर साथ में बना दिया है। क्लियर है बात यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो TSH हार्मोन, अब TSH हार्मोन्स जो होता है उसके अंदर हमने मेन क्या क्या पढ़ा, देखो कैसे याद रखते हैं। एक हार्मोन मैंने आपको बताया कौन सा, TRH, एक हार्मोन मैंने बताया कौन सा, TSH, एक हार्मोन मैंने बताया आपको T3 T4। इनके बारे में मैंने कोई ज्यादा बात नहीं की है, ठीक है। TRH है, TSH है और T3 T4 है। अब मैं आपसे पूछूं कि लगभग सबके आगे T लग रहा है, जनरली हम क्या याद रखते हैं कि T लग गया तो इसका मतलब वो थायराइड का ग्लैंड का होता है, ऐसा नहीं होता है हमेशा। यहाँ पर देखो TRH किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का। TSH किसका है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। जबकि T3 T4 किसका है, यानी कि 3 हार्मोन है और 3 ग्लैंड है, 3 हार्मोन है और 3 ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड।
कोई हमेशा ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो हार्मोन सीक्रेट करेगी कि नहीं करेगी। जब तक हाइपोथैलेमस मैसेज नहीं देगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, तब तक थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन नहीं हो सकता। इसीलिए ये कहते हैं इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ग्लैंड अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, और इसको भी कंट्रोल कर रहा है कौन? हाइपोथैलेमस। इसीलिए उसको क्या कहा गया है? मास्टर ऑफ द मास्टर। मुझे बताइए इस ग्लैंड को, जो ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड को कंट्रोल किसने किया? इस ग्लैंड को कंट्रोल किसने किया? इसने किया ना, इसने किया। और इसको कंट्रोल किसने किया? इसने किया। तो ये मास्टर ऑफ द मास्टर, ये मास्टर, और ये क्यों इसको मास्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ग्लैंड के जो हार्मोन्स होंगे वो हार्मोन क्या करेंगे? अदर ग्लैंड के हार्मोन के सीक्रेशंस को कंट्रोल करेंगे। मतलब उनके लेवल को कम करना है या ज्यादा करना है, डिसाइड कौन करेगी? ये करेगी। इसीलिए इसको कह दिया गया कौन सी ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड। और यही क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में आया हुआ है, किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 8 से आप याद करते हुए आ रहे हैं कि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? तो चलिएगा, अगर हम बात करें तो यहां पर इसी की थ्योरी जो होती है उस थ्योरी को हम लिखते हैं यहीं पर। मैं साथ के साथ यहां पर पहले ग्राफ बनाएंगे। चलिए पहले ग्राफ बना लीजिएगा, इस ग्राफ को कंप्लीट लिखिएगा। चलिएगा, अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर हम बात करें तो देखिएगा यहां पर अदर नेम ऑफ TSH का अदर नेम क्या होता है? अगर हम बात करें तो कौन सा? प्लीज बातें नहीं, थायरोट्रोपिन हार्मोन। क्या होता है? थायरोट्रोपिन हार्मोन। अदर नेम ऑफ द TSH इज थायरोट्रोपिन हार्मोन। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, अगर हम बात करें तो यहां पर सीक्रेशन ऑफ TSH स्टिमुलेट बाय किसके द्वारा? TRH के द्वारा। सीक्रेशन ऑफ TSH स्टिमुलेट बाय TRH, किसके द्वारा? TRH के द्वारा। और अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीज T3 T4 हार्मोन। इंक्रीज T3 T4 हार्मोन अगर हम बात करें तो देखिएगा इनहिबिट द, इंक्रीज T3 T4 हार्मोन इनहिबिट द, अगर हम बात करें तो क्या? सीक्रेशन ऑफ TRH एंड TSH, सीक्रेशंस ऑफ TSH। यानी कि अगर हमने बात की तो हमने यहाँ पर ये लिखा है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिएगा, अगर इंक्रीज होगा क्या? अगर हम बात करें तो क्या? T3 T4, तो उस कंडीशंस के अंदर TSH क्या होगा? डिक्रीज। जब भी डिक्रीज होगा क्या? T3 T4, तो TSH क्या होगा? इंक्रीज। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, लिखा सभी ने यहाँ तक? चलिएगा, तो ये कौन सा हार्मोन हो गया हमारा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड हार्मोन TSH हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन कौन सा बात करेंगे हम? GTA, ए का मतलब ACTH। हम पढ़ रहे हैं हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर थर्ड हार्मोन, तो देखिएगा थर्ड हार्मोन के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? चलिएगा, तो यहाँ तक लिख लिया आपने। अब लिखिएगा थर्ड हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर थर्ड हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिखिएगा थर्ड हार्मोन। अब देखिएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो थर्ड हार्मोन